नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया, जो कि 2 अप्रैल तक चलेगा। पर पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। आज मुद्दा देश की सुरक्षा और विदेश नीति का था, लेकिन विपक्ष ने इसे भी राजनीतिक मंच बना दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। भारत की प्राथमिकता है शांति, संवाद और कूटनीति। उन्होंने संसद को बताया कि खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें वापस लाने की तैयारी भी सरकार ने पूरी कर रखी है। यानी सरकार एक तरफ संकट को संभालने की तैयारी में लगी है, पर दूसरी तरफ विपक्ष संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी में लगा हुआ है। आज संसद परिसर में भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे कई नेता बैनर लेकर नारे लगाते नजर आए। विपक्ष ने यहां तक आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी देश हित से समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाते हुए जमकर हंगामा किया, फिर वहां से वॉकआउट कर गए। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के अविश्वास प्रस्ताव पर भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। चर्चा की रट लगाना कांग्रेस पर भारी पड़ता और हंगामा और विरोध करना भी महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन था। किस तरह से विपक्ष विरोध में फंस गया और कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है? देखिए, जिस तरीके से चर्चा की बात की जा रही है, तो ये स्पष्ट करना चाहिए राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस की टीम को और अपोजिशन पार्टी के कुछ नेताओं को कि चर्चा किस आधार पर की जानी चाहिए। इन्हें चिंता किस बात की है? खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की चिंता है। अगर वो चिंता है तो उसके बारे में सरकार से एक सवाल पूछे, चाहे 0 आवर के लिए आपको मौका मिले या फिर रिटन में आप जवाब के इंतजार करते, आप सवाल पूछते कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जो रह रहे हैं उसके सुरक्षित वापसी के लिए आपके पास क्या प्लान है। क्योंकि ज्यादातर प्लान के बारे में और किस तरीके से भारत सरकार खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रही है, उसके लिए तो पहले ही एस जयशंकर बोल चुके हैं। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स, 67,000 से ज्यादा भारतीय वापस आ चुके हैं और आने के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। तो भारतीयों की चिंता इनको है नहीं। दूसरी तरफ इनको क्या चिंता ईरान की बर्बादी का है। इनको चिंता लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह के उन आतंकवादियों को है जिसको ईरान से बैकअप मिलता है। इनको चिंता क्या फिलिस्तीन में रह रहे उन आतंकवादियों का है जो हमास का कमांडर पाकिस्तान में जाकर भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है। अगर इजराइल फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा, लेबनान पर अटैक कर रहा या ईरान पर अटैक कर रहा, तो भारत का इंटरेस्ट तो उन आतंकवादियों के खिलाफ है। कांग्रेस का इंटरेस्ट अगर उन देशों को बचाने, उन आतंकी संगठनों को बचाने के लिए है, तो यह भी स्पष्ट तरीके से कहें कि ईरान बर्बाद हो रहा है, लेबनान बर्बाद हो रहा है, फिलिस्तीन में इजराइल ईंट से ईंट बजा रहा है, तो हमें यह दुख हो रहा है कि उन क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए संकट पैदा हो गया है। अगर ये चिंता है तो इस पर डिस्कशन करने के लिए बताएं। अगर इनको यह लग रहा है कि उन क्षेत्रों में चूंकि मुस्लिम आबादी है और वहां पर मुसलमान चीख चिल्ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत के जो मुसलमान उद्वेलित हो चुके हैं और इनके जो पार्टनर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, जो दिल्ली में, लखनऊ में जा जाकर ये छाती पीट रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा लीडर मारा गया, हमारा सुप्रीम लीडर मारा गया, और इजराइल और अमेरिका मिलकर मुसलमानों को बर्बाद करने में लगा हुआ है, तो भारत के मुसलमान जो पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित है, वो जो छातियां पीट रहा है, उन लोगों की चिंता है। आप स्पष्ट तरीके से कहो कि आपकी चिंता भारत सेंट्रिक है या फिर मुस्लिम केंद्रित है। दोनों में अंतर होता है। इसीलिए इन लोगों ने जो डिस्कशन की मांग की, अगर सरकार इनके दबाव में आकर डिस्कशन करे और ये इस मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग के ऊपर सरकार की मांग करे सरकार से कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप उन देशों के साथ भारत के संबंध खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, सरकार अपने एक तरीके से डिप्लोमेसी को अपने अनुकूल ला रही है
कि हम इस युद्ध में किसी के साथ नहीं लेकिन किसी के खिलाफ भी नहीं है। जो जंग इजराइल लड़ रहा है, जो जंग अमेरिका लड़ रहा है, दोनों का मकसद अलग अलग है। इजराइल का अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना है, और ईरान का भी अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि ईरान के मसले पर भारत का जो स्टैंड है वो स्टैंड ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं हो सकता। पहले भी इन लोगों ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नाम पर कूटनीतिक व्यवस्थाओं को ऐसे मोड़ा जिसके कारण भारत अपने पड़ोसियों के, जो पड़ोस के देश हैं, उसके साथ संबंध बिखरते गए, बिगड़ते गए, और उसका फायदा पड़ोसी दुश्मन देश उठाता रहा, चीन जैसा, पाकिस्तान जैसा। आज जो व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है, डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कूटनीतिक तरीके अपनाए हैं, उससे भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी एक ऐसे तटस्थ पार्टनर की तरह रहा जिसे यूक्रेन भी पूछता रहा और रूस भी पूछता रहा। अमेरिका और यूरोप के देश भी भारत के ऊपर भरोसा करते रहे कि इन्होंने जो डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया है उसमें इनका अपना इंटरेस्ट हमसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। यही आधार इन लोगों का है कि अगर डिस्कशन होगा तो ये तो सीधे तौर पर कहेंगे कि हम ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, जो कि सोनिया गांधी का स्टैंड है, राहुल गांधी का स्टैंड है। ये लोग आर्टिकल लिख लिख कर बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को चेंज कर दिया परंपरागत तरीके से। ये ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है? डिप्लोमेसी भी ट्रेडिशनल होती है, सब कुछ परंपराओं में चलेगा। जो जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया, क्या वो गीता में लिखा हुआ तरीका है कि उन्हीं की विदेश नीति चलती रहेगी? तो ये अपने जो बाप दादा हैं इनके रहे हैं, जिन्होंने भारत की डिप्लोमेटिक जीत को हार में तब्दील कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू की स्थिति क्या थी? हम लोगों ने मोरल प्रेशर में आकर म्यांमार के साथ संबंध खराब किए कि नहीं नहीं वहां डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी तो हुई नहीं, जुंटा की सरकार रही, हमने संबंध कमजोर कर लिए। म्यांमार में चीन की एंट्री हुई और फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट जलता रहा। म्यांमार में टेररिस्ट कैंप रहा और म्यांमार है जो चीन के इशारे पर हथियार भी सप्लाई करता रहा, टेररिस्टों के लिए एक पनाहगाह भी बनता रहा पाकिस्तान की तरह। आज क्यों नहीं म्यांमार ऐसा करता? क्योंकि भारत ने म्यांमार को अपने साथ लाया और भारतीय सेना की सेफ एंट्री हुई। जहां जहां टेररिस्ट कैंप थे वहां म्यांमार की सरकार सपोर्ट किया उन लोगों को खत्म करने के लिए। इसलिए पीस एकॉर्ड चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। हर जगह से उल्फा के आतंकवादी ठिकाने खत्म हो गए, संगठन खत्म हो गया, नागा पीस कोड चला और आज भी स्थिति नॉर्थ ईस्ट की पहले से काफी बेहतर है। तो ऐसी स्थितियों में जो डिप्लोमेसी इन लोगों ने अपनाए थे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डील करने के लिए तमिल समस्या करके डीएमके एआईडीएमके के इशारे पर यह श्रीलंका के साथ संबंध खराब किया और उसने हम्बनटोटा बंदरगाह दे दिया चीन को, जिसके कारण भारत की स्थिति एक दशक तक कमजोर रही श्रीलंका के साथ संबंध में। आज वही स्थिति चाहते हो? क्योंकि भारत सरकार ने जो तरीके अपनाए हैं उसमें ईरान की तरफ से वो विरोध नहीं हो रहा जितना विरोध ये लोग कर रहे हैं। ईरान नहीं देख रहा, ईरान को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत कितना सपोर्ट कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने तो कहा कि अगर ईरान का कुछ पोत हमारे पोर्ट के ऊपर रुकने की बात कर रहा है तो हमने तो उसके लिए डॉक दे दिया, हमने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, हमने मंजूरी दी। हमें इजराइल से डर नहीं है इस बात को लेकर कि वो नाराज हो जाएगा। नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करते हुए कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट जिस तरीके का है हम उसके बीच में आना नहीं चाहते, इसलिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध है। तो इन लोगों ने डिस्कशन का तरीका यही अपनाया कि भारत सरकार से वो सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना उचित नहीं है। अगर हम डायरेक्ट स्टैंड क्लियर कर दें, भारत सरकार कह दे कि हमें इजराइल और ईरान के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तो आप सरकार को यह कहना चाहते हो कि ईरान से संबंध खराब हो जाए, मिडिल ईस्ट के उन देशों से संबंध खराब हो जाए। अगर हम ईरान के ऊपर हमले का पूरी तरीके से विरोध करना शुरू कर दें तो अमेरिका के इशारे पर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, आज सऊदी अरब किसके साथ है, यूएई किसके साथ है, ये सारे देश, बहरीन पर अगर ईरान अटैक कर रहा है तो बहरीन किसके साथ है? तो ये आपस में उलझे हुए देश हैं, उसमें भारत को बीच में फंसाकर राहुल गांधी की कोशिश है कि यहां के मुसलमानों को खुश किया जा सके। इसलिए ये जो स्व केंद्रित राजनीति को शुरू किया है, कांग्रेस केंद्रित राजनीति, यही दिग्भ्रम की स्थिति राहुल गांधी की रही है कि देश किसी दिशा में जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम लोगों के दिमाग में यह दिखाई पड़े कि देखो प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हैं, ये युद्ध नहीं लड़ सकते, ये ट्रंप के सामने झुकते हैं, इजराइल को कुछ नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि
जब भारत के खिलाफ कोई साजिश होती है तो उसमें भी ये तटस्थ होकर देखते हैं, ये कुछ बात नहीं कर सकते, अटैकिंग मोड में नहीं आ सकते, लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश, ये साइकोलॉजिकल वार जो हिंदुस्तान में चल रहा है, राहुल गांधी उसके मास्टरमाइंड बन चुके हैं। इसीलिए इन लोगों ने जो संसद में बोला और प्रोटेस्ट अभी भी कर रहे हैं कि नहीं चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया कि आपको जो चाहिए भारत के इंटरेस्ट को लेकर वो सवाल खड़ा करो, वो बताओ कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। यह बांग्लादेश वाली स्थिति है, पाकिस्तान वाली स्थिति है। यहां पर तो अभी भी कोई वैसी समस्या नहीं आई है कि ईरान से सप्लाई चेन कमजोर होगा तो दूसरे देशों से सप्लाई चेन नहीं होगा। रूस के साथ आप यही करते हो, जब रूस से हमारा इंटरेस्ट को फुलफिल करता है तो उस समय भी आपको एक दोहरा मानदंड अपनाने को मजबूर होना पड़ता है। तो जो स्थितियां इन लोगों ने अपनाई है वो देश के खिलाफ है, इसलिए सरकार ने मना किया और आगे सरकार बयान जारी कर चुकी है। इसलिए इन लोगों का जो एजेंडा है कि संसद के सत्र को चलने न दो, स्वच्छ डिस्कशन न हो, और जो अभी माहौल चल रहा है पूरे देश में उसमें मुसलमानों को खुश करो और हिंदू युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश करो कि देखो तुम्हारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये सारा एजेंडा, सारा परसेप्शन एक मोड़ पर जाकर खत्म हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी खुद में ही कंफ्यूज नजर आते हैं। बिल्कुल, सरकार भी जानती है कि विपक्ष की मंशा क्या है, इसीलिए आज चर्चा की मांग को सीधे तौर पे खारिज किया गया। लेकिन कल चर्चा होगी। ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज होनी थी लेकिन हंगामे की वजह से नहीं हो पाई। इस प्रस्ताव को लाकर कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है, कल चर्चा होगी तो क्या राहुल गांधी कुछ बोल पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया ओम बिरला के खिलाफ, इनको तो पता है कि सदन के अंदर इनका बहुमत नहीं है, इनके सदस्यों की संख्या एकजुट होने के बाद भी 230-32 से ज्यादा नहीं पहुंचेगी। तो इनको तो ये पता है कि ओम बिरला को हम हटा नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है दुनिया में जो चुनाव हारने के लिए या परसेप्शन हारने के लिए या फिर किसी तरह के हार के लिए कोई जंग लड़ती हो, लेकिन ये लड़ रहे हैं। लड़ने का मकसद यही है कि वो डिबेट में जाएं और वहां पर जाकर ये कोशिश करें लोगों को समझाने की कि देखो विपक्ष की भूमिका को दबाया जा रहा है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं तो हम जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ यही कि जब इन लोगों की मीटिंग हुई तो फिर अपोजिशन पार्टी के तरफ से यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार क्या स्पीकर को हटाने की इस प्रक्रिया में जब चर्चा शुरू होगी तो क्या आप उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि आप माइक बंद करने की बात करोगे, उधर से एक सवाल खड़ा होगा कि राहुल गांधी का अगर माइक बंद कर दिया जाता है तो ये 45 मिनट का भाषण कैसे देते हैं? हर बार इनको मौका दिया गया। मौका का मतलब ये नहीं है कि अनुशासनहीन मौका दिया जाए, परंपराएं तोड़ दी जाए, नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी जाए। तो जो तरीके इन लोगों ने अपनाए उसी के आधार पर अब चर्चा के समय में विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को लग रहा है कि अगर स्पीकर के ऊपर जो सवाल उठाते हैं वोटिंग से पहले कम से कम चर्चा के दौरान ही ऐसे कुछ मुद्दे उठे जिसके कारण वाइकआउट करो और उसके बाद संसद से वॉकआउट करो, वोटिंग की नौबत ना आए, क्योंकि वोटिंग जैसे ही होगी 340-50 वोट पड़ेंगे एनडीए के पक्ष में और इनके 200 से भी कम आंकड़े होंगे, तो वैसे स्थिति में एक बार फिर से राहुल गांधी की बड़ी बेइज्जती होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। मिडिल ईस्ट पर जारी तनाव को लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी, तो वहीं कांग्रेस के पास ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने की मांग करने का कोई सही ठोस कारण भी नहीं है। ये एक गलत नोटिस है। कांग्रेस ने इस पर बहस की मांग तो कर डाली है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस को ये प्रस्ताव लाने का पछतावा जरूर होगा। चर्चा और हंगामा एक साथ सदन में नहीं चल सकता। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।